हरिहर गांव में रहने वाला गोपाल जयपुर शहर के बड़े होटल में कुक का काम करता था, लेकिन रिसेशन के चलते उसकी नौकरी चली गई और वो शहर से वापस अपने गांव आ गया। आकर वो क्या काम करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम न मिलने के कारण वो काफी परेशान रहने लगा। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला दीनलाल काका उससे कहता है, अरे भाई गोपाल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? इस गांव में कौन सा कभी कोई होटल खुलेगा जहां मुझे काम मिल जाएगा? मुझे तो डर है कहीं मेरी बेटी की पढ़ाई ही ना छूट जाए। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे पास बचत होगी ना। फिलहाल उसी से काम चलाओ और साथ ही साथ कोई काम भी ढूंढते रहो। तभी गोपाल को नई नई सलाह देते रहते थे, पर उसका ना तो कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की कोई सलाह काम आ रही थी। बाजार से सब्जी लेकर घर आती उसकी बीवी ममता उससे पूछती है कि क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान बैठे हो? परेशान ना हो तो क्या करूं, कई दिनों से घर पर खाली बैठा हूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे बचत के सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। क्या आपको कुछ और काम नहीं आता जो आप कर सके? आता होता तो क्या इतने दिनों से घर पर खाली बैठता। तो शहर में आप क्या काम करते थे जी? अरे इतनी बार तो बता चुका हूं तुम्हें कि एक होटल में समोसे बनाने का काम करता था। तो क्या अब आप भूल गए हो समोसे बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों से सीखा हुआ काम भी कोई भूलता है क्या? तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? अरे बॉडम औरत, क्या बनाऊं? समोसे और क्या। मैं अभी बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि गोलगप्पे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना समोसा बनाने का काम शुरू करें। ममता की ये बात सुनकर गोपाल, जो अब तक बेमन से ममता की बात सुन रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है और ममता से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जी मैं तो वो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब था कि आप अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। ममता की बात सुनकर गोपाल झट से ममता को गले लगा लेता है और खुश होते हुए ममता से कहता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप मुझसे अपनी परेशानी बांटते ही नहीं थे, हमेशा तो अपने दोस्तों के सुझाव लेते रहते थे। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कहूँ और किससे कहूँ। चलो, पर अब होगा तो वही जो तुमने कहा। बस अब तो कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगा। वहाँ होटल में भी सबको मेरे ही हाथ के समोसे अच्छे लगते थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और फिर उसी दिन शाम को गोपाल एक ठेला खरीद लाता है और अगले दिन सुबह अपने घर के बाहर ठेले पर समोसे बनाकर रख लेता है। साथ ही ममता ठेले पर चाय बनाने का काम करने लगती है। अब तुम देखना, ये जो चाय और समोसे की जोड़ी है ना, ये खूब चलेगी। ठेले पर इतना सारा सामान देखकर गांव वाले सोचते हैं कि वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे गोपाल बेटा, इतना हताश नहीं होते। आखिर कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? अपनी जन्मभूमि छोड़कर भी भला कोई जाता है क्या? हाँ गोपाल भैया, ममता बहन, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। आप फिक्र मत करो, हम सब मिलकर आपके लिए कोई न कोई काम ढूंढ निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? ठेले पर इतना सारा सामान लेकर खड़े हो तुम लोग, हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे सुनिए तो आप सब, ये देखिए, ये है कढ़ाई और इसमें है समोसे और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। हाँ हाँ, पर है तो सब रसोई का सामान ही ना। आप सबको तो पता ही है ना, ये कब से घर पर खाली बैठे हैं। तो अब ये लगाएंगे समोसे का ठेला और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। है ना कमाल का आइडिया? ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब तो मतलब हमें मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। जी हाँ, और वो भी शहर के कुक के हाथ के। हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही समोसे बनाऊंगा जैसे मैं वहाँ होटल में बनाया करता था। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाया करते थे। चलो भाई गोपाल, अब क्या बातों से ही पेट भरोगे या अपने समोसे भी चखाओगे? हाँ हाँ, अभी लो। समोसे तो कब से तैयार हैं, पर तुम ही लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। और फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल और ममता फटाफट चाय और समोसा गर्म करके सबको देते हैं। समोसे का स्वाद सबको इतना भाता है कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह गोपाल भैया, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ भाई गोपाल, बात तो है तेरे समोसे में। चल अब जल्दी से बता कि कितने पैसे हुए हम सबके। अरे नहीं काका, आज मेरे ठेले का पहला दिन है, तो पहली बार की चाय और समोसे आप सबको मेरी तरफ से फ्री। पैसे आप अगली बार से दे देना। दोनों अगले दिन फिर सुबह सुबह अपना ठेला लगाने चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई 2 समोसे मांगता तो कोई 10 समोसे पैक करवा कर ले जाता है। कुछ दिनों में गोपाल और ममता का काम अच्छे से चलने लग जाता है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है।
आइए आइए, 5 रुपए का एक समोसा पाइए। अरे आज पैसे ले रहे हो क्या? हाँ काका, अब रोज रोज तो मुफ्त नहीं दे सकते ना। गोपाल का 5 रुपए का समोसा सभी गांव वालों को बहुत भाता है और धीरे धीरे उसके समोसे की चर्चा आसपास के गांव तक भी फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन समोसे के लिए आलू कम पड़ जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। अरे अब क्या करें ममता, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, मैं समोसे में कम आलू भर देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, हम समोसे के लिए मना कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार मना कर दिया तो फिर कोई भी मुड़कर ठेले पर वापस नहीं आएगा। गोपाल को कुछ हद तक ममता की बात सही लगती है और वो कम आलू भरने के लिए मान जाता है। वो डरते डरते सबको समोसे देता है और सोचता है कि कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं कहता और उन सबको समोसे मिल जाते हैं। अरे ममता, ये कैसे हुआ? किसी ने भी समोसे में कम आलू की शिकायत नहीं की? ये तो मेरे हाथों का कमाल और दिमाग की चतुराई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये देखो, मैंने समोसे का आकार छोटा कर दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखकर गोपाल को भी लालच आ जाता है और वो कहता है, वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। अब कल से हम ऐसे ही समोसे बनाएंगे। समोसे का आकार छोटा और दाम 7 रुपए। क्यों, क्या कहती हो? बिल्कुल सही जी। सब खाने में इतने मगन रहते हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के मन में लालच आ जाता है और धीरे धीरे समोसे में से आलू कम होने लगते हैं। अरे भाई गोपाल, आज समोसे में आलू कम नहीं लग रहे हैं क्या? है? कम लग रहे हैं ना? बंसी भाई, आज थोड़ा कम आ गया होगा। अब कम ज्यादा तो होता ही रहता है, बनाते बनाते पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। और इसी तरह उनका व्यापार बढ़ने लगता है और अगर किसी दिन कोई छोटे और कम आलू वाले समोसे की शिकायत करता भी तो अगले दिन उसे बड़ा और ज्यादा आलू वाला समोसा दिया जाता, जिससे कोई कुछ न बोले। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। दोनों सबको बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे। अजी सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि जो भी हमारी बचत हो रही है उसको हम एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं बचत। आगे जाकर हमारे घूमने फिरने के काम आएगी। बड़ा गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा और बचत की बचत, और तो और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब आप देखते जाइए, कल से हमारा और सामान बचेगा। पर वो कैसे? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कल से समोसे के लिए आटा सिर्फ मैदे का ही नहीं होगा, बल्कि उसमें हल्के किस्म का आटा और थोड़ी सूजी भी मिला देंगे। साथ ही उसमें भरने के लिए आलू कम और दूसरी चीजें ज्यादा होंगी। अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता चल गया तो? क्या आज तक तुम्हें कुछ पता चला कि मैं आटे में बहुत कुछ मिला रही हूँ? अरे मोरी मैया, क्या सच में तुम ऐसा कर रही थी? हाँ बिल्कुल, और वो भी आज से नहीं बल्कि कई दिनों से। अब दोनों के मन में सोचकर ही लड्डू फूट रहे थे कि मुनाफा उनका दुगना होने जा रहा था। कई महीनों तक यही सब चलता रहा। एक दिन की बात है, उनकी बेटी खुशी स्कूल से आते ही बेहोश हो गई। गोपाल ने देखा तो उसका शरीर बहुत गर्म था, उसे काफी तेज बुखार था। ममता और गोपाल भागकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, पर उनकी बेटी को कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागते रहे। इसी कारण उनका ठेला भी काफी दिन तक बंद रहा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी बचत वाली गुल्लक भी फोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। फिर धीरे धीरे खुशी ठीक होने लगी। खुशी के घर आने के बाद उन्होंने अपने पैसे जोड़े तो उनके पास बस इतना ही बचा था कि उनका एक हफ्ते का राशन पानी चल सके। इसके बाद गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ममता से कहता है, देखा ममता, हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जिस पर हमने बचत लिखा हुआ था वो तो खर्च हुआ ही हुआ, साथ ही इतने दिनों तक जो हमारा ठेला बंद रहा उसका नुकसान अलग। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। अब उन दोनों को अपने द्वारा की गई बेईमानी का सबक मिल चुका था और अगले ही दिन से वो वापस पहले की ही तरह ईमानदारी से समोसे बनाने लगे। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले।
आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ, ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियाँ तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई, तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है।
एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई? है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकोड़े खाए थे। वो ऐसे पकोड़े बनाता है? इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहां आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है, उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा। इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई, बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है, उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।